नमस्कार दर्शकों, परिपाटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी 23 जनवरी सन 2025 दिन गुरुवार निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और जिनकी मतगणना 25 जनवरी दिन शनिवार को होगी और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। तो इसी संदर्भ में आज मैं हरिद्वार नगर पालिका शिवालिक नगर वार्ड 13 से भाजपा के सभासद प्रत्याशी श्री राहुल कुमार का साक्षात्कार करने आया हूं उनके नवोदय नगर स्थित कार्यालय में। तो राहुल कुमार जी से कुछ प्रश्न करूंगा, उत्तर राहुल कुमार जी देंगे एक के बाद एक। तो राहुल कुमार जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सभासद के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं? यदि आप सभासद बनते हैं तो क्या उत्तरदायित्व होंगे, आप क्या करेंगे? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं, जैसे अपने वार्ड का विकास, वार्ड के विकास में जैसे रोड सड़कों का विकास, पानी की निकासी, बिजली की व्यवस्था, ये सारे जितने भी नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं वो उसी क्षेत्र में उसी प्रक्रिया में अपने को विकास करना है। तो और इसमें जैसे पार्क वगैरह मेंटेन करने जी, पार्क पूरा जो अपना क्षेत्र है, क्षेत्र में एक जैसे आपको अगर मैं बात कहूँ तो एक डेवलपमेंट सोसाइटी होती है जिसमें एक पार्क भी होता है, सड़कें ठीक होती है, स्ट्रीट लाइट होती है और पानी की संपूर्ण व्यवस्था, जैसे उस तरीके की सारी व्यवस्था मैं सभासद बनकर आता हूं तो सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से ठीक कराऊंगा। जैसे पानी की निकासी है, बरसात में कई बार जल भराव हो जाता है कहीं पे, उसका भी हमें आपको ध्यान देना है। और जल भराव की वजह से ये होता है कहीं मक्खी मच्छर हो गए, फिर कूड़े का निस्तारण है, उस वजह से भी मक्खी मच्छर हो जाते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। फिर बीमारियों की रोकथाम, जैसे अब मच्छर की वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, उसके लिए आपको फॉगिंग भी करवानी होगी, है ना। और बाकी फिर आपको समय समय पे, अब जैसे इस समय आप चुनाव प्रचार के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम व्यापक रूप से चला रहे हैं, तो यदि आप जीत कर आते हैं तो उसके बाद भी अब आगामी 5 साल आपको समय समय पर जनता से इसी तरह मिल के उनकी समस्याएं पूछनी होंगी, जिन्हें आप नगर पालिका की बैठक में रखेंगे, जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनके सामने, और कोई विकास कार्य आगे क्या कराने हैं, फिर बजट स्वीकृत कराना। तो कई बहुत आपका जिम्मेदारी का काम होने जा रहा है। और इसके अलावा जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण अभियान, फिर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ आपको योजनाएं, जब जैसे सर्दी का मौसम है तो जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई अलाव जलाने की व्यवस्था, कोई कंबल। अच्छा, ये बताइए कि यदि आप जीत कर आते हैं और उसके बाद निवासी आपसे समस्याएं, माना कोई आदमी परेशान है किसी कारण से और वो आपको संपर्क करना चाहता है, कैसे संपर्क करेगा? आप कोई मोबाइल नंबर जारी करेंगे, कोई आदमी रखेंगे? क्योंकि हो सकता है अब इतनी निवासी हैं तो आप सबका फ़ोन तो ना उठा सके, लेकिन आपको कोई सहायक रखना पड़े और एक मोबाइल नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर आप जारी करें, तो ऐसा कोई विचार है? देखिए, सिस्टम की बात करें, आज एक नेता बनना या एक सभासद बनना, उसके जो कार्य करने की एक प्रणाली होती है, जिस हिसाब से उसको काम करना है, जब तक वो अपना एक सिस्टम तैयार नहीं करेगा वो काम सुचारू रूप से नहीं चलेंगे। और मेरा तो बचपन से लेकर अभी तक संगठन में भी और संघ में भी और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मुझे दायित्व दिए, मैंने बहुत अच्छे से निर्वहन किया उसका। और उस तरीके की ट्रेनिंग मुझे बचपन से मिली हुई है कि किसी भी काम को कितना योजनाबद्ध तरीके से करना है, वो मुझे अच्छी तरह आता है। एक कार्यालय यहाँ बनेगा, सभासद का कार्यालय बनेगा, जिसमें एक टोल फ्री नंबर रहेगा, जिसमें क्षेत्र के निवासी दिन रात कभी भी एनी टाइम वहाँ फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ अटेंड करने के लिए एक सहायक के रूप में एक व्यक्ति रहेंगे जो सारे समस्याएं उसको नोट डाउन करेंगे और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हमें वो समस्याएं उजागर करने का
उसका सॉल्यूशन निकालने का मौका मिलेगा, चाहे वो नगर पालिका के द्वारा हो, विधानसभा के द्वारा हो या लोकसभा के द्वारा है, वो उसका निराकरण किया जाएगा। अच्छी बात क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, और उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी बैठे हुए हैं, सांसद हमारे बीजेपी के त्रिवेंद्र रावत जी हैं, विधायक हमारे आदेश चौहान जी हैं, और नगर पालिका में अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी हैं। ऊपर से लेकिन नीचे तक सभी बीजेपी की एक चैन है। तो सभासद भी, जनता आज की डेट में समझदार है, सभासद भी बीजेपी का ही चुनेगा तभी विकास हो सकता है। एक निर्दलीय क्या विकास कर सकता है? कुछ भी विकास नहीं कर सकता है। विकास बातों से नहीं होता, विकास फंड से होता है, और फंड आना जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारा बीजेपी का ही गढ़ है, तो फंड आना इजी है। बस उस फंड को किस तरीके से लिया जा सकता है डेवलपमेंट के लिए, वो कला आपके सभासद के अंदर आनी चाहिए। लेकिन जैसे अब हम विधानसभा की बात करें तो केंद्र में भाजपा सरकार, और विधानसभा की अगर अब बात करें तो जैसे ज्वालापुर में कांग्रेस के विधायक हैं रवि बहादुर, उधर लाल ढांग में फिर अनुपमा रावत हो कांग्रेस की, तो अलग अलग पार्टी की विधायक हैं। कोई निर्दलीय कानपुर से उमेश कुमार जी हैं। तो अब मतलब अगर आप ये कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है, भाई केंद्र में भी भाजपा है और इधर विधान आपका राज्य में भी, तो लेकिन अब माना जो विधायक इस समय काम कर रहे हैं, तो क्या उनको फंड नहीं सरकार मुहैया कराती होगी? नहीं, देखिए, मेरी एक लिमिटेशन है। मैं अभी अपना जो मेरा क्षेत्र है सभासद, मेरा क्षेत्र वार्ड नंबर 13 जिसमें दीपगंगा आती है, ग्रीन हरिद्वार और नवोदय नगर के सारे क्षेत्र, और नेहरू कॉलोनी और केशव कॉलोनी और ओम इनक्लेव, मैं इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करता हूँ। इस क्षेत्र में ये क्षेत्र माननीय आदेश चौहान जी के अंडर में आता है और राजीव शर्मा जी के अंडर में आता है। दोनों भाजपा के नेता हैं और बहुत ही यशस्वी नेता है हमारे दोनों। तो उनसे फंड यहाँ डेवलपमेंट करना, आज पिछले अगर 5 साल की बात करूँ इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है और किसी ना छोटी पार्टी ने ना इस तरीके का कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। आज से अगर 10 साल पहले आप नवोदय नगर की बात करो तो लोग आना यहाँ पसंद नहीं करते थे, रोड पे पानी भरा रहता था और बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब मैं आज गली गली सब हर डोर टू डोर जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, तो सबका ये कहना है कि 4 रोड है तो 3 रोड तो बन गए, बस 1 रोड और बनवा देना। ये हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव साइन है कि 80% काम हुआ है क्षेत्र में। आज इस क्षेत्र की नहीं, मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, चाहे हाईवे ले लीजिए, चाहे रोड ले लीजिए, चाहे बेसिक इंफ्रा ले लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया, शायद ही किसी पार्टी ने सोचा भी होगा कि इंडिया एक इस लेवल पे विकसित होगा। भारत इस लेवल पे विकसित होगा जी। ठीक है। तो और जैसे ये आईएमसी चौक से जो सड़क आईटीआई और ये नवोदय स्कूल होते हुए इधर नवोदय नगर आ रही है, इसको चौड़ा करने का क्या विचार है? मेरे विचार में ये डबल होनी चाहिए, जिस हिसाब से ट्रैफिक का दबाव यहाँ पे रहता है 24 घंटे, और बीच में डिवाइडर आना चाहिए, और इसमें किनारी बननी चाहिए। कई जगह तो बिल्कुल नाले के पास से आदमी निकलता है, गिरने का भी खतरा होता है। लोग तो हमारी पार्टी की सोच हमेशा आने वाले 5 साल बाद क्या होना है उसकी सोच आज हम डेवलप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज डेवलप करती है। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि हरिद्वार से दिल्ली कोई आदमी 3 घंटे में ही पहुंच सकता है। मेरी सुबह की फ़्लाइट होती है तो 3 घंटे में हरिद्वार से हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और वही मैंने 8-8 घंटे 10-10 घंटे में दिल्ली से भी हरिद्वार आया हूँ। तो जो ये रोड है, आज से 2 साल पहले ये रोड हमें चौड़ी लगती थी, लेकिन आज वो रोड क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, उसका सारा जो मैटर है वो सब संज्ञान में ले लिया गया है। दोनों साइड उसका विस्तरण किया जाएगा और रोड की चौड़ाई बढ़ेगी, जिससे यहाँ के नवोदय नगर के आवागमन के लिए एक सुचारू रूप से व्यवस्था बनेगी। क्योंकि इस सड़क का कोई वैकल्पिक मार्ग भी, उचित वैकल्पिक मार्ग नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये बात माननीय सांसद जी को भी बता दी गई है और विधायक जी को भी बता दी गई है, और नगर पालिका के द्वारा राजीव शर्मा जी को भी पता है कि एंट्री लेवल एक ठीक होगा।
तो तभी लोग अंदर टाइम से पहुंच सकते हैं, जाम नहीं लगेगा। लोग आज सिडकुल में काम करते लोगों को 15-20 मिनट आधा घंटा घर पहुंचने में लग जाता है ड्यू टू शाम के टाइम ट्रैफिक होता है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने संज्ञान में रख ली है, और जबकि रास्ता सिर्फ 5 मिनट का, सिडकुल से आया आदमी 5 से 10 मिनट में अपने घर पे हो सकता है। तो ये सारी व्यवस्था की दृष्टि से ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं जी। और आपने क्या कोई चुनावी संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो जिसे बोलते हैं कोई बनाया है? हमारा चुनावी मैनिफेस्टो और एक अपील जनता के सामने जो रखी जाएगी वो बन गई है। उसको कल या परसों में हम घर घर पहुंचाकर सबसे विनती करेंगे। जैसे बन गई है तो क्या क्या आपने वायदे किए हैं? उसमें हमने वायदे किए हैं कि जो नगर पालिका के दायरे में जितने भी कार्य आते हैं, जैसे सड़क के कार्य हो गए, बिजली के कार्य हो गए, पानी के कार्य हो गए, और पानी देखिए पानी सबके घर में मौजूद हो, ये सबसे बड़ा एक संकल्प होता है। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। दूसरा जो वृद्ध है, वृद्धों की जो पेंशन होती है उनको एक हमारा कार्यालय हो, कार्यालय से उन लोगों की कनेक्टिविटी ऐसी, उनकी लिस्ट हमारे पास में हो, हमारा व्यक्ति उनके घर जाकर पूछे कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्या है तो उसका निराकरण करें। ये सारी चीज़ें हम मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। जैसे ही मैनिफेस्टो बनेगा हम उसको उजागर करते हैं सबके सामने जी। चुनाव मैदान में अन्य प्रत्याशी भी होंगे, तो जो मतदाता हैं आपको ही वोट क्यों दें? आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं केवल इसलिए या किसी और कारण से भी? नहीं, देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस तरह पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। जब आज विश्व के पटल पर हम भारत को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी से पहले शायद भारत के प्रधानमंत्री या भारत के कुछ शीर्ष पर बैठे हुए नेता बाहर जाते हुए भी कतराते थे, लेकिन आज अगर एक आम जनता भी बाहर रहती है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि मैं भारत का व्यक्ति हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं है आज पूरे भारत के सामने, और मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेरी योग्यताओं और मेरी क्षमताओं के कारण मुझे मेरा चयन किया है। तो और मैं एक युवा हूँ, शिक्षित युवा हूँ, और कार्य किस तरीके से किया जाता है वो मुझे भली भांति आता है। और मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जब 23 तारीख को मतदान हो तो अधिक से अधिक मत डालकर मेरे हाथ मजबूत होंगे। मेरा हाथ मजबूत होंगे तो मैं अपने वार्ड को अच्छे से मजबूती दूंगा, और मेरा वार्ड मजबूत होगा तो ये हरिद्वार मजबूत होगा, हरिद्वार मजबूत होगा, पूरा उत्तराखंड मजबूत होगा। और जब उत्तराखंड देवभूमि मजबूत होगी तो पूरे देश में भाजपा का परचम लहराएगा, और भारत का नाम पूरे विश्व में और ऊंचा होगा। तो आपने भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी मैंने जब से पैदा हुआ तब से ही ज्वाइन की, क्योंकि मेरा पूरा परिवार संघ में परिवार रहा है, और 35 वर्ष मेरी संघ आयु है। संघ में शाखा में जाते हुए मुझे 35 वर्ष हो गए, और संघ के विभिन्न वर्गों में मैंने काम किया है। जो दायित्व मुझे संगठन ने दिया है वो मैंने अच्छे से निर्वहन किया है। तो अभी आपकी जैविक आयु, बायोलॉजिकल एज कितनी है? आपका जन्म किस वर्ष का है? जी, मेरा जन्म 1981 का है। धामपुर मूलतः मैं रहने वाला हूँ। पिछले 17 साल से हरिद्वार में निवास करता हूँ। दीपगंगा में मेरा निवास है, और नवोदय नगर में मेरा निवास है। तो इससे पूर्व, अच्छा, तो आप मतलब आरंभ से ही भारतीय जनता पार्टी से, और आपने कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन की कभी? भारतीय जनता आरंभ से ही संगठन और भारतीय जनता पार्टी का ही मैं व्यक्ति हूं। और अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी चयनित नहीं करती तो मैं जनता के सामने ये वादा करता हूं कि मैं निर्दलीय कभी खड़ा नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास दिलाया। सबसे पहले मैं एक संगठन का एक स्वयंसेवक हूँ, और स्वयंसेवक से बड़ी कोई पोस्ट ना संगठन में होती है ना पार्टी में होती है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चयनित किया है, जिसको मैं तन मन धन लगाकर पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा, जिससे मेरे क्षेत्र का विकास होगा। तो आपके जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, कोई पैतृक आपका राजनीतिक इतिहास भी रहा है? वो भी किसी राजनीतिक पद पर रहे हैं क्या? मेरे पिताजी संगठन में और संघ की काफ़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। बचपन से उन्होंने संघ में रहे, वो इमरजेंसी के टाइम वो जेल में भी रहे और पूरा संगठन में, और एक स्वतंत्रता सेनानी है जो इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने देश में बहुत सेवा के कार्य किए, और उन्हीं के संस्कार हैं जिस तरह मैं राजनीति में जिस तरह मैंने कदम रखा है।
आपकी शिक्षा कहाँ तक है? शिक्षा मेरी MBA तक शिक्षा है जो मैंने की। MBA से पहले क्या किया? MBA से पहले BCom किया हुआ है जी। तो छात्र जीवन में जैसे आप किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में थे, तो उस दौरान भी आप छात्र संगठन से किसी जुड़े हुए थे? मैं विभिन्न संगठनों से हमेशा जुड़ा हुआ रहा हूँ, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है या बनवासी कल्याण आश्रम है। इन संगठन से मैं हमेशा जुड़ा हुआ रहा हूँ। और मैं सूर्या फाउंडेशन का एक सेलेक्टेड एक कैडेट भी रहा हूँ, जिसके द्वारा मैंने पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह काम किया है। और विभिन्नताओं को पूरे देश में जहाँ हर जगह मैंने काम करके लोगों से मिलके अपने संबंध और संगठन को बढ़ावा दिया है। सूर्या संगठन के बारे में बताइए, फाउंडेशन के बारे में। सूर्या फाउंडेशन एक सूर्या रोशनी की इकाई है जो सेवा के कार्य करती है और देश के जितने युवा हैं उन युवा के व्यक्तित्व विकास के लिए सूर्या फाउंडेशन हमेशा काम करती है, जिसके लिए मैंने काम किया है। MBA आपने कौन सी ब्रांच में किया? MBA मैंने दिल्ली से किया हुआ है, हंसराज से जी। नहीं, कौन सा स्पेशलाइजेशन किस में? मार्केटिंग किया, फाइनेंस किया? नहीं, मैनेजमेंट में किया है मैंने जी। इसमें मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जी। तो अभी वर्तमान में आप कहीं नौकरी करते हैं? मैं अभी RHP ग्रुप में एज ए CEO काम करता हूँ। तो जैसे अब आपको सभासद अगर आप चुन के आ जाते हैं तो फिर आपको तो नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ेगा? नहीं, वो सरकारी नौकरी नहीं है, नौकरी से रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नौकरी भी काम करूंगा और बाद में क्षेत्र के लिए भी, विकास के लिए काम करूँगा। नहीं, तो इतना समय आप निकाल पाएंगे कि एक प्राइवेट नौकरी में प्रातः से सायं आप रहें और उधर से आपको सभासद की भी जिम्मेदारी निभानी है? मेरे टाइमिंग उस लेवल के नहीं है नौकरी में, जिस हिसाब से मैं नौकरी से भी कर सकता हूँ, प्लस क्योंकि सभासद एक सेवा का काम है और जीविका चलाने के लिए नौकरी मुझे करनी ही पड़ेगी। तो मूलतः आप धामपुर के निवासी हैं? मूलतः धामपुर से पिछले लगभग 17 साल से हरिद्वार में, तो अब तो उत्तराखंड का ही निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के विषय में प्रकाश डालिए। पार्टी का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग से जनसंघ था, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड दीनदयाल जी इन लोगों ने अपने तन मन धन से काम किया और पार्टी की संरचना की। और जो हमारे शीर्ष पर नेता रहे और हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जिनका पूरा जीवन पार्टी के लिए लग गया, उन लोगों से मैंने अपने पूरे जीवन में सीखा भी। और इन लोगों ने पूरा पार्टी का परचम लहराया, इन लोगों ने पार्टी खड़ी की जी। तो आपके जो पिताजी और दादाजी थे उनमें कोई सभासद या विधायक वगैरह रहे? नहीं, राजनीतिक पद पर नहीं रहे, बाकी संगठन की दृष्टि से मेरे पिताजी के पास में काफ़ी पद रहे हैं। मतलब संघ में जी। अभी तो आप एक युवा हैं, अगर 1981 का जन्म है तो इसका अर्थ हुआ कि अभी 44 साल उम्र, 43-44 साल उम्र, 43 साल जी। हाँ, ठीक है। और धामी जी हमारे जो हैं वो भी कोई 46-47 साल शायद उम्र है, या 48 होगी, है ना। तो अभी आपको कई वर्ष काम करना है। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या राजनीति में कोई सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित होनी चाहिए? जैसे सरकारी नौकरी में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होती है, तो राजनीति में होना चाहिए ऐसे? देखिए, मैं राजनीति को एक सेवा के विषय से जोड़ता हूँ। सेवा के लिए किसी व्यक्ति की कोई उम्र विशेष नहीं होनी चाहिए। एक बुजुर्ग 70 साल के भी बुजुर्ग अगर सेवा के कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनको करना चाहिए जी। भ्रष्टाचार का निराकरण कैसे हो सकेगा देश में? देखिए, भ्रष्टाचार एक दोनों पैरेलल चलता है। भ्रष्टाचार एक शिक्षा से रिलेटेड है। यदि व्यक्ति को सही संस्कार और सही शिक्षा मिलती है तो वो भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा भी नहीं। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, संघ ने मुझे इस लेवल की शिक्षा दी है कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। और जिस लेवल पे मैं काम करना, जो योजनाबद्ध काम करने का मेरे माइंड में एक प्लान है, मैं उसको क्रियान्वित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं राजनीति की ओर मेरा झुकाव हो रहा है। और ऐसे समय समय पर कई संगठन मांग उठाते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो उस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए
उसके पीछे की जो एक संरचना थी वो यही थी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जो कि किसी कारणवश, और उस समय के जितने नेता रहे हैं, किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र उसको होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र कहें? हिंदू राष्ट्र हम तो सनातन, देखो हिंदू, सनातन से हिंदू, फिर सिख, जैन, बौद्ध, ये सारे सनातन से निकले। देखिए, हमें संघ सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक कुटुंब है। आज चाहे वो हिंदू है, हिंदू भाई में चाहे सिख है, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के हैं, सारे हमारे हिंदू भाई हैं। सबसे पहले वो हिंदू है, उसके बाद कोई दूसरी जाति है। तो आपको लगता है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो मुसलमानों के विरुद्ध हैं किसी भी तरह से, ऐसा लगता है आपको कभी? देखिए, अगर मुसलमानों के विरुद्ध नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी और संघ कभी मुसलमानों के विरुद्ध, उनकी जो सोच है, आज अगर हम बात करते हैं कि कोई भी आतंकवादी है, क्यों अफजल जैसे आतंकवादी बनते हैं, उनके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसलिए मुस्लिम समाज सारे आतंकवादी नहीं हो सकते। हमने तो जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे वो मुस्लिम रहे, और वो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी की कभी ये सोच नहीं है कि मुस्लिम को बढ़ावा ना दें। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मोदी जी ने अजमेर दरगाह शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती चादर भिजवाई किरण रिजिजू के माध्यम से, और फिर मोदी जी कुवैत होके आए हैं, वो मुस्लिम राष्ट्र है ना। और उससे पहले संयुक्त अरब अमीरात से भी भारत के अच्छे संबंध हैं, मोदी जी गए। और तो मुस्लिम राष्ट्रों से, और फिर आपका ये अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर बना मोदी जी के कार्यकाल में, यानी कि मोदी जी के मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और फिर एक और बात है कि अब अनेक सनातनी ये कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन अब इसमें भी एक विरोधाभास ये है कि अनेक सनातनी छुट्टियां मनाने दुबई जा रहा है, कोई अबू धाबी जा रहा है, वो मुस्लिम जगह है। फिर मलेशिया, इंडोनेशिया भी मुस्लिमों का राष्ट्र है। और पीछे जो हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर है, उनके स्वामी कैलाशानंद मलेशिया होके आए, उनके वहाँ के जो प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत सम्मान किया। तो ये मतलब एक यहाँ पर एक विचारधारा में कुछ मतभेद है। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब 47 में मुसलमान बाहर जाने चाहिए थे, और क्योंकि तय तो यही हुआ था कि हिंदुओं सिखों के लिए भारत बनेगा, लेकिन ऐसा उस समय हो नहीं पाया। और अब एक लंबा अरसा बीत चुका है, और इस समय बहुत जटिल है पूर्ण हिंदू राष्ट्र हो। और मोदी जी की जहाँ तक हम देख रहे हैं, तो ऐसा विरोध उनके मन में है नहीं। तो ये मतलब कुल मिला के मेरे विचार में काफ़ी जटिल है कि भाई भारत पूर्ण हिंदू राष्ट्र हो और मुसलमान को यहाँ से पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाए। इस समय मतलब इसको अप्लाई करना, लागू करना कोई आसान काम नहीं है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुजरात में 3-4 बार गुजरात में मिला हूँ उनसे, और व्यक्तिगत मिलने पर मैंने ये देखा कि उनकी कभी ये सोच नहीं रही। उनकी सोच, वो एक विकास पुरुष है कि देश डेवलप होगा तो देश आगे बढ़ेगा, वो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रा के क्षेत्र में हो। तो वो एक विकासशील पुरुष हैं और वो देश को विकसित कर रहे हैं। रही बात हिंदू और मुस्लिम की, हाँ, मैं एक सनातनी हूँ और हिंदू राष्ट्र बनाने में विश्वास करता हूँ, और एक कट्टर हिंदूवादी सोच का व्यक्ति हूँ जी। तो राहुल जी, आपने सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए हैं। तो जैसे ये विधायक और सांसद हैं, इनकी तो आय सुनिश्चित होती है? इनकी आय सुनिश्चित होती है, और इनका दायरा बड़ा होता है काम करने का, तो उनके लिए समय भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वो कर सकते। जो जैसे ये नगर पालिका अध्यक्ष है, इनकी भी कोई आय निर्धारित है? जी, आय निर्धारित। अच्छा। तो मतलब सभासद को आय निर्धारित नहीं है कोई सरकार की ओर से, फिर ये कोई सरकारी आवास भी नहीं मिलता? नहीं, सरकारी आवास नहीं मिलता। अच्छा, मतलब सभासद को कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिलती सरकार की ओर से? नहीं। ठीक है। तो यानी कुल मिला के आपको एक समाज सेवा और धर्मार्थ का कार्य करना है। और राहुल कुमार जी, आगामी निकाय चुनाव 23 जनवरी को जो होने जा रहे हैं, तो
परिपाटी न्यूज़ और आवर हरिद्वार चैनल की ओर से आपको जीत के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बस मैं क्षेत्र की जनता से एक अपील करूंगा, 23 तारीख को जब मतदान हो तो उस दिन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान, सभी लोग समय से जाएं और अपने क्षेत्र के सभी जितने भी व्यक्ति रहते हैं सबसे पूर्ण बहुमत हो, सभी से सारे लोग अपना वोट डालें और एक भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत बनाएं ताकि अपने क्षेत्र में अच्छे से विकास हो सके। धन्यवाद। तो मतदान स्थल नवोदय स्कूल रहेगा? जी, नवोदय स्कूल। धन्यवाद, धन्यवाद राहुल जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।